गुड इवनिंग बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला टॉपिक हमारा होगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कहते किसको हैं? तो चलिए ऑप्टिकल सेंटर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो हम लोगों ने एक लेंस बना लिया, ये हमारा होगा कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारा होगा कॉनकेव लेंस, है ना। इस पर दो लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। कितनी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं? एक लाइट हमने उस पर इंसिडेंट कराया, इस पर भी हमने एक लाइट इंसिडेंट करा दिया, ठीक है। इसको क्या होना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, बट होगी क्या, ये लाइट थोड़ी सी ऐसे बेंट हो जाएगी, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि यहाँ से बेंट होने के बाद फिर जब देख रहे हैं कि ये रेयरर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, फिर ये बाहर रेयरर मीडियम हो गया, है ना। तो जब रेयरर मीडियम हो गया तो अब डेंसर से जब रेयरर में जाएगी तो ये लाइट फाइनली इधर बाहर निकल जाएगी, है ना। तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट। और इसको कहते हैं इमर्जेंट। इमर्जेंट बोले या ट्रांसमिटेड बोले, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। सेम यही प्रोसेस इसमें भी करेंगे कि इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे सीधा, बट होगा क्या ये कि थोड़ा सा बेंट हो जाएगी, फिर ये बाहर निकल जाएगी, है ना। इसमें भी इसको इंसिडेंट बोलेंगे, इसको हम ट्रांसमिटेड या इमर्जेंट रे बोल देंगे। क्या देख रहे हैं कि ये बीच वाली लाइट जो है इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है। इसी पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो हमने क्या कहा कि इफ द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल, अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हों तो उस कंडीशन में ये रिफ्रैक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वही पॉइंट क्या होगा? हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसी पॉइंट O को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, है ना। लेंस में जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो हमने कहा ऑप्टिकल सेंटर में कि अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हों तो रिफ्रैक्टेड रो, ये जो बीच में एक रिफ्रैक्टेड रे है, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इसी पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानेंगे, जिसको हम कैपिटल O से या O से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, हम लोग देख लेते हैं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दिया। कह रहे हैं कि इधर से एक प्लस Q चार्ज जो है, हो सकता है कि माइनस Q चार्ज जो है इसमें मूव करते हुए जा रहा है। अब मूव करते जाने का मतलब कि ये ऐसे भी जा सकता है, यहाँ से ये चाहे तो ऐसे भी जा सकता है, यहाँ से ये चाहे तो ऐसे भी जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। यानी कि जब ये ऐसे जा रहा होगा तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और जैसे ही थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब ये किसी एंगल पर मूव कर रहा होगा तो इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी फोर्स लगेगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि एक मूविंग चार्ज है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए जा रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड Q है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड E है और मैग्नेटिक फील्ड B है। तो जब वो चार्ज है तो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस पर जो फोर्स होगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानेंगे, और उसका मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि F इक्वल टू Q इंटू E होता है। ये तो हो गया हम लोगों का फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो इतना ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि ओवरऑल जब कोई एक चार्ज है और मूव करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, मूव करते हुए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, तो वो दो तरह के फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा। फर्स्ट फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, और सेकेंड फोर्स जो होगा वो मैग्नेटिक
फील्ड के थ्रू होगा। तो इसका मतलब कि जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, ये दो तरह का फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगा वो इन दोनों के कारण होगा, यानी कि F इक्वल टू FE प्लस FM हो जाएगा, है ना। तो FE की वैल्यू हम लोगों ने QE कहा, QE रख दिए, और MF की वैल्यू हम लोगों ने BBQ कहा, तो ये BBQ हो गया, है ना। तो अब देख रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इसी को हम लोग लॉरेंज फोर्स के नाम से, लॉरेंज फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो कहते हैं कि इफ अ चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स which is called as Lorentz force, which is equal to the sum of the force due to the electric field and the force due to the magnetic field। अभी हमने पहले भी स्टेटमेंट में बताया कि अगर कोई चार्ज है वो बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए जा रहा है, तो उस पर दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, एक चार्ज के थ्रू, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू होगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होगा। तो पहला हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इतना होगा और मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू BBQ साइन थीटा, या BBQ हो जाएगा प्लस QE हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, है ना। यानी कि रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करने की कितनी टेक्निक है, रेजिस्टेंस को आखिर कंबाइन कैसे करते हैं। तो हमें पता है आखिर क्यों करते हैं, कि पर्पज क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। तो अगर हमारे पास छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस हों और एक बड़े रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो, तो उस कंडीशन में हम उनका कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। या फिर हमारे पास बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस हो और एक छोटे रेजिस्टेंस की, एक कम वैल्यू के रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो, जिससे हमारा एनर्जी लॉसिंग कम हो जाए, एनर्जी कम लॉस हो, या हमें अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना है कि जल्दी जले ना, जल्दी खराब ना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है, रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा। तो इसमें अगर देखें तो देयर आर टू मेथड टू कंबाइन द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड जो है हमारा है सीरीज मेथड कहें या कॉम्बिनेशन कहें, बात एक ही है। और दूसरा जो हमारे पास है वो है पैरेलल मेथड कहें या कॉम्बिनेशन कहें, दोनों का मतलब हमारा सेम है। ठीक है बेटा। चलिए फिर बात करते हैं कि सीरीज मेथड क्या होता है या सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। आखिर सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसको हम समझते कैसे हैं। तो हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे, जितने भी रजिस्टर्स हम लोगों के पास होंगे, उनको क्या करना है, हमें सीरीज में कंबाइन करना है। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, एक रजिस्टर ये हो गया, दूसरा रजिस्टर ये हो गया और तीसरा रजिस्टर हमारे पास ये हो गया, है ना। पहले की वैल्यू R1 है, दूसरे की वैल्यू R2 है और तीसरे की वैल्यू R3 है। इन तीनों को हमें क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करना है। सीरीज में क्या करना, हमको कंबाइन करना है। तो सीरीज में कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि सीरीज में कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हो गया R1 या R2, इसके इस एंड को ले जाकर के यहां से कनेक्ट कर देंगे। हमने कनेक्ट कर दिया, इसको भी ले जाकर के यहां से कनेक्ट कर देंगे और इस पूरे कॉम्बिनेशन को ला करके एक हम बैटरी जो कि V वोल्ट की होगी, हमारी V वोल्ट की बैटरी के साथ हम इनको कंबाइन कर देंगे। ठीक है बेटा। V वोल्ट की बैटरी के साथ भी हम लोगों ने इनको कंबाइन कर दिया। जैसे ही हम इनको V वोल्ट की बैटरी के साथ कंबाइन करेंगे तो हो क्या जाएगा कि यहाँ से करंट चलेगा I, यहाँ तक भी जाएगा I। अब ये I सब में करंट फ्लो होगा, सब में करंट कितना जाएगा, I ही जाएगा। लेकिन
अब क्या होगा कि यहाँ पर जो होगा इनके बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा, और दूसरे इंड के बीच पोटेंशियल ड्रॉप हमारा V2 हो जाएगा, और तीसरे इंड के बीच पोटेंशियल ड्रॉप हमारा V3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो अब देखते हैं, तीनों के बीच हम लोगों ने पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप जो V1, V2 और V3 हमें मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, V के थ्रू ही मिल रहा है। अगर V नहीं होता तो इनमें पोटेंशियल की ड्रॉपिंग होती ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि V इक्वल टू पहला इक्वेशन हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, क्या करेंगे, ओम्स लॉ को यूज करेंगे। जैसे ही ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, V इक्वल टू IR, है ना। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, देन V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा IR3, है ना। जब हम इन तीनों को, ये V इक्वल टू IR होता है, ये इक्वेशन हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, और ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, है ना। तो कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को क्या कर दिया, अब देखिए V की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, V1, V2 और V3 की वैल्यू भी क्या कर दिया जाए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। तो जैसे ही पुट करेंगे तो V के जगह पे हम क्या रखेंगे, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है बेटा। तो अब क्या मिल जाएगा हम लोगों का, IR इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस हमारा हो जाएगा R3, है ना। तो यहां से I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों को, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या होगा, दिस इज R इक्वल टू रजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा हम लोग का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए फिर दूसरी टॉपिक हमारी क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखना है, तो उसको भी देख लेते हैं। हम समझते हैं दूसरा हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो पैरेलल में क्या करेंगे, हम तीन रेजिस्टेंस इसमें भी ले लेते हैं। ये तीन रजिस्टर्स को हमने लिया, इन तीनों को क्या करना है पैरेलल में, तो क्या करेंगे, इनके सभी एक इंड को एक पॉइंट से और सभी के दूसरे इंड को किसी अनदर पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह का जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, इनको कहेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसकी वैल्यू को कह ले रहे हैं R1 है, इसको R2 कह दे रहे हैं और इसको R3 कह रहे हैं। इसको हम ला करके एक V वोल्ट की बैटरी के साथ क्या करेंगे, ये छोटा सा है, V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ठीक है। अब देखते हैं कि करंट जो है बैटरी से चलेगा I या सेल से चलेगा I, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये पहुँचेगा, ये तीन पार्ट में, कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें और कुछ पार्ट इसमें जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले में करंट गया I1, सेकेंड वाले में I2 और थर्ड वाले में I3, है ना। लेकिन यहाँ तक ये पहुँचेगा I1, यहाँ I2 और यहाँ ये पहुँचेगा I3। लेकिन जैसे ही इस जंक्शन पे पहुँचेगा, इस पॉइंट पे पहुँचेगा, फिर से क्या होगा, ये करंट तीनों आपस में मिक्सअप हो जाएगा और क्या दे देगा हमको रिजल्ट, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही हमको ये रिजल्ट दे देगा। और ये I1 प्लस I2 प्लस I3 जो ये तीनों पार्ट हुआ था वो I से ही टूटा हुआ था, तो इक्वल टू में क्या दे देगा हम लोगों को, I मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3
बट क्या देख रहे हैं कि इनके एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इनके एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा, है ना। यानी कि भी इन तीनों के एंड के बीच का, इसके एंड के बीच का, इसके एंड के बीच का और इसके एंड के बीच का क्या होगा, सेम होगा। और कितना होगा, v होगा, है ना। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, कौन सा यूज कर दिया जाए, ओम्स लॉ को यूज कर दिया जाए। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, I इक्वल टू वी बाई आर, है ना। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाई R1, I2 इक्वल टू हो जाएगा v बाई R2 और I3 इक्वल टू हो जाएगा v बाई R3, है ना। जब हम करेंगे इन तीनों की वैल्यू I1, I2 और I3 की वैल्यू ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, v बाई R इक्वल टू v बाई R1 प्लस v बाई R2 प्लस v बाई R3। यहाँ से v कॉमन होगा तो v बाई R इक्वल टू v 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हमारा हो जाएगा, v से v कैंसिल तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो इस तरह से हमने आसानी से पढ़ लिया कि सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं, पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ नए क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।